नमस्कार मित्रों, जीके भाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। जलवायु का टॉपिक चल रहा है और जलवायु में हम ऋतु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ऋतु वर्गीकरण के दौरान आखिरी क्लास में ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ ली थी। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिए थे और लास्ट में आपने देखा था कि वज्र क्या होते हैं। वज्र तो जून जुलाई के माह में चलने वाले लघु चक्रवातों को क्या कहा जाता है? वज्र कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वज्र कौन से जिले में चलते हैं? तो सर्वाधिक वज्र झालावाड़ में चलते हैं और इन वज्रों के द्वारा जो बरसात होती है उन्हें वज्रात कहा जाता है। सर्वाधिक वज्र झालावाड़ में और सबसे कम वज्र बाड़मेर में। दूसरा जिला पूछे तो झालावाड़ के बाद जयपुर में सर्वाधिक वज्र चलते हैं और उधर न्यूनतम में दूसरा जिला पूछे तो बाड़मेर के बाद में बीकानेर में न्यूनतम वज्र चलते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित सभी क्वेश्चन हो गए थे। ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई है। अब दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। देखो, हमने देखा था कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में विभाजित किया था। पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उसके बाद में शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु हो गई है। आज अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? देखो, सबसे पहले तो वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है और कब इसका अंत होता है, कब ये खत्म होती है? तो वर्षा ऋतु देखो मध्य जून से सितंबर माह तक, मध्य जून से सितंबर माह तक वर्षा ऋतु रहती है। मध्य जून में मानसून राजस्थान में प्रवेश कर जाता है लगभग 17 जून के आसपास। ठीक है, तो देखो वर्षा ऋतु प्रारंभ कब होती है? मध्य जून से प्रारंभ हो जाती है और सितंबर तक रहती है। सितंबर के बाद जैसे अक्टूबर आता है, अक्टूबर से आपकी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। वर्षा ऋतु में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। कितनी है राजस्थान की औसत वर्षा? 57.5 सेंटीमीटर। और लगभग में पूछे तो इसका लगभग होगा लगभग 58 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ, यहां से बस एक सावधानी जरूर रखनी है अपने को। अभी जैसे अपन ने राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पढ़ा था, कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो आंसर है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। लेकिन हमने देखा कि अभी एचएम का जो एग्जाम हुआ था, उस एचएम के एग्जाम में वहां पर जो 4 ऑप्शन आए थे, 4 ऑप्शन में उसने सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं दिया और एमएम में ऑप्शन दे दिया, मिलीमीटर में ऑप्शन दे दिया था। 50 सेंटीमीटर का कहीं नाम ही नहीं आया, जिक्र ही नहीं हुआ। 250 mm, 500 mm, 275 mm, 300 mm ऐसे ऑप्शन दे दिए थे। ठीक है ना? तो सेंटीमीटर यदि अपने को याद है कोई आंसर सेंटीमीटर में और वो एमएम में मिलीमीटर में पूछ ले तो अपने को तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं। अब उस हिसाब से देखें, जैसे यहां पर है राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मिलीमीटर कितना हो जाएगा वो बनाकर आप याद रख लेना। ठीक है, हाँ। अगला है राजस्थान की औसत वर्षा 57.5 सेंटीमीटर और लगभग में भी आप याद रख लेना, लगभग 58 सेंटीमीटर। लगभग 58 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन से महीने में राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के माह में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। जुलाई के अंतिम पखवाड़े में और अगस्त के प्रारंभिक पखवाड़े में बहुत वर्षा होती है। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वो कौन सा है? जुलाई और अगस्त सर्वाधिक वर्षा वाला महीना माना जाता है। ठीक है, फिर आता है कि सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होता है?
राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात है वो कौन से मानसून से होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी देखा था आपने कि राजस्थान का एक विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल जिनका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से हुआ है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, देखो आपने भी मानसून में भी देखा था कि मानसूनी पवने कितने प्रकार की होती है। तो मानसूनी पवने बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने और एक उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने। उत्तर पूर्वी जो मानसूनी पवने हैं उन्हें लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवने हैं, इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ये पवने आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, और तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पवनों से होता है? यहाँ उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों में से आपको ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने विशेष ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्या मैटर है वो भी ये भी आएगा। ठीक है, हाँ। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा होता है राजस्थान में। ठीक है, जैसे अब यही मानसूनी पवने दो भागों में बांटी गई है या दो प्रकार की होती है। एक तो है अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून, और एक है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, हाँ। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने दो भागों में बांटी गई है, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर के मानसून से राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा होती है, यह ध्यान रखना। राज्य में सर्वप्रथम वर्षा, सर्वप्रथम वर्षा, हाँ। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन यदि पूछे आपसे कि राजस्थान में पहली बरसात या सर्वप्रथम वर्षा कौन सी मानसूनी पवनों से होती है या कौन से मानसून से होती है, तो राजस्थान की प्रथम वर्षा है वो अरब सागर के मानसून से होती है। राज्य में सर्वप्रथम वर्षा होती है कहां से? अरब सागर के मानसून से। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। पहली बरसात अरब सागर के मानसून से, सबसे ज्यादा बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक, अब पहली बरसात राजस्थान में कहां होती है? बांसवाड़ा में। इस अरब सागर के मानसून से जो वर्षा होती है सबसे पहले वो कहां होती है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में होती है। और सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां होती है? झालावाड़ में, झालावाड़ में। क्वेश्चन को वापस समझ लो एक बारी, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, अरब सागर के मानसून से राजस्थान में प्रथम वर्षा होती है और वो कहां होती है? बांसवाड़ा में। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और वो कहां होती है? झालावाड़ में। मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से। अपने राजस्थान में भी सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, हाँ। पहली बरसात इधर अरब सागर के मानसून से और वो कहाँ होती है? बांसवाड़ा में होती है। ठीक है, हाँ। इसके बाद में आगे के देखो यहां से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, हो जाए एक स्क्रीनशॉट। हाँ, ठीक। वर्षा ऋतु से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। और ये तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो गया है,
लगभग अधिकतर बच्चे को ये सब पता है क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो शायद कोई गलत नहीं करने वाला इसे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। 99% बच्चे इसे सही कर देंगे, ठीक। लेकिन अपने को 99% में नहीं रहना है, अपने को तो उस भीड़ से आगे निकलना है। और आगे कैसे निकलेंगे? यहां से कुछ विशेष क्वेश्चन अपने को याद होना चाहिए बस। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ है, इसी को थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले, झालावाड़ में कुल कितने दिन वर्षा होती है, तो फिर लग गई ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ गया नॉर्मल सा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो ये तो अपने को पता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कोई गलत नहीं करेगा इसे। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया कि झालावाड़ में कितने दिन वर्षा होती है, ठीक है। तो अपने को ये चीज अलग एक्स्ट्रा याद रखनी है यहां से कि झालावाड़ में कितने दिन वर्षा होती है? 40 दिन वर्षा होती है। कितने दिन होती है? 40 दिन। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऐसा भी पूछे झालावाड़ में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो भी अपने को ध्यान रखना है झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब तीनों ही क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, कितने दिन? 40 दिन। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हो गया जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये भी क्वेश्चन याद है सभी को। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, माउंट आबू है। माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। अब यहां से भी कि माउंट आबू में कितने दिन वर्षा होती है, ये अपने को पता है, तो बहुत बढ़िया बात है। माउंट आबू में 48 दिन वर्षा होती है। और कितने सेंटीमीटर होती है? तो 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू में कितने सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 48 दिन वर्षा होती है। यानी कि झालावाड़ से भी 8 दिन ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है और झालावाड़ से लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा अधिक यहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, ठीक। अब देखो ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है निम्न जिलों में से, और ऑप्शन में अपने को झालावाड़ ही नहीं दे और जिला पूछे, स्थान नहीं, क्या पूछे? जिला पूछे और झालावाड़ ऑप्शन में नहीं दे, तब आपको याद रखना है कि राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। झालावाड़ के बाद ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक बरसात होती है? झालावाड़ के बाद में अत्यधिक बरसात होती है। तो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में लगभग 90 सेंटीमीटर और 35 डेज, लगभग 35 दिन के लगभग वहां पर वर्षा होती है, ठीक। तो ये भी चीज याद रखना है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक। यहां पर लगभग 35 दिन वर्षा होती है और 90 सेंटीमीटर के आसपास यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, अधिकतर बच्चों को याद है, कितनी बार आया हुआ है इसलिए पता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा है, फेमस है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को याद है। मैं कितनी ही बार आपसे कहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में वो क्वेश्चन तो याद रखना ही रखना है कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सबको याद है, लेकिन उसके साथ वहां से बनने वाला थोड़ा सा विशेष क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम सही करते हैं ना एग्जाम में, तो वो अपने को लाखों बच्चों से आगे पहुंचा देता है। यही ध्यान रखना है बस आपको। इसीलिए मैं हमेशा विशेष क्वेश्चनों के बारे में बात करता हूं। आपको इन चीजों का या ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस रखना ही रखना होगा। और वही रेगुलर बात, 1 मिनट के लिए आप इरिटेट तो होंगे, लेकिन मैं आपको लगातार हर वीडियो में, हर क्लास में कहता हूं कि
यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास में आप बने रहते हो, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको सीखनी है, तो कम से कम क्लास को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने मित्रों के पास, अपने छोटे बड़े भाइयों के पास में शेयर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप लाइक का बटन दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। होता है क्या बताओ ऐसा, या हो सकता है क्या? जैसे ही आप लाइक करो, उधर से आपके पास मैसेज आ जाए, आपके अकाउंट से 100 रुपये काटे गए। नहीं होता है ना। तो भाई हमें आपके लाइक से, कमेंट से और सब्सक्राइब से, इनसे ही तो मोटिवेशन मिलता है। बार बार कहता हूँ, कर दिया करो, याद से कर दिया करो, ठीक है ना। जैसे ही क्लास चालू करते हो आप, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक। उसके बाद आप आराम से देख लिया करो, उसके बाद आप कमेंट कर दिया करो एक प्यारा सा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको कि दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में लगभग 35 दिन और लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। अब सर्वाधिक सर्वाधिक वाले हो गए साहब। अब सर्वाधिक वाला पूछ सकता है तो न्यूनतम वाला भी पूछ सकता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी अधिकतर बंदों को पता है कौन सा है, जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर में लगभग 5 दिन और 10 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। अब न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 5 दिन और 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर की ही एक तहसील है, सम तहसील। सम तहसील, सम तहसील कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। सम तहसील में सबसे कम वर्षा होती है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान माना जाता है सम तहसील को, ठीक है। लगभग यहाँ पर 0 दिन और 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 0 दिन और 0 सेंटीमीटर, ठीक। 0 दिन 0 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कतई कि वहां पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। देखो, ज्योग्राफिक के अनुसार एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। उस क्राइटेरिया के अनुसार जिस दिन उस क्राइटेरिया के अनुसार बरसात होती है ना, उसे ही वर्षा वाला दिन कहा जाता है। मतलब वहां झमझम झरझर तो होता है, ऐसी बारिश तो हो जाती है, लेकिन उस क्राइटेरिया से अधिक बरसात नहीं होती। और क्राइटेरिया भी क्या है, यानी कि वर्षा वाला दिन किसे कहते हैं? ये 35 दिन, 5 दिन, 48 दिन, 40 दिन जो हमने मानते हैं या हमने सीखा है, हम लोग देखते हैं कि यार झालावाड़ में 40 दिन, मतलब 40 दिन बरसात, हर जिस दिन बरसात होती है उसे थोड़ी काउंट किया जाता है। काउंट किसे किया जाता है? देखो, ज्योग्राफी के अनुसार जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, उसी दिन को वर्षा वाला दिन कहा जाता है, ठीक है। उस अनुसार इससे ज्यादा बरसात यहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो दिन में और सेंटीमीटर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछे तो सम तहसील। सम तहसील से एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति विहीन है, जहां बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती, वो कौन सा है? सम तहसील जैसलमेर ही है, वनस्पति विहीन क्षेत्र, वनस्पति विहीन क्षेत्र। यहां से ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको यहीं पर याद करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वनस्पति विहीन क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ ले तो कौन सा है? सम तहसील जैसलमेर वनस्पति विहीन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर वनस्पति की बहुत कमी है, न कि बराबर यहाँ पर क्या पाई जाती है? वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक। हो जाए एक स्क्रीनशॉट। हाँ, अब अगला, ये तो हो गए वर्षा से संबंधित। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कौन कौन से जिले में कितने दिन बरसात होती है, कितने सेंटीमीटर बरसात होती है, सबसे कम बरसात कहाँ होती है, वनस्पति विहीन कौन सा है, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, वर्षा से आर्द्रता बनती है, ठीक है ना, नमी उत्पन्न होती है वातावरण में। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला
अब देखो, अभी आपने एक चीज याद की थी कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त में सर्वाधिक बरसात होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना हो गया जुलाई अगस्त। ठीक, अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो महीना है आपका वो कौन सा है? अगस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना है अगस्त। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता जहां बरसात ज्यादा होती है वही सर्वाधिक आर्द्रता वाला हो गया झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछ ले आपसे, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, तो वह स्थान राजस्थान का जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है, माउंट आबू। माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, ऐसा कौन सा संभाग है राजस्थान का जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, आपको पता है कोटा संभाग ऐसा है जिसमें झालावाड़ क्षेत्र आता है। ठीक है, और कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक आर्द्रता भी कहां पाई जाएगी? कोटा संभाग में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा। ठीक, अगर न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला पूछे तो न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला हो जाएगा आपका जैसलमेर। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान पूछ ले आपसे, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान दो देखो, सम तहसील है जो जैसलमेर में है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान हो गया। ठीक, इसके बाद में न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग हो गया आपका जोधपुर संभाग। जिस संभाग में जैसलमेर है वही न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है, तो जोधपुर संभाग। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन आपके लिए। देखो, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.5, यानी कि 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। अभी अपन ने देखा था। ठीक, 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। तो राजस्थान में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितने दिन होती है? राजस्थान की औसत वर्षा कितने दिन होती है? यदि आपसे दिन पूछ ले राजस्थान की औसत वर्षा का दिन, तो कितना है? औसत वर्षा कितने दिन होती है राजस्थान में? 29 दिन। राजस्थान में औसत वर्षा कितने दिन होती है? 29 दिन। यह भी ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में पूछे तो कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। ठीक है, और यदि दिन में पूछे तो कितने दिन होती है? 29 दिन। अब यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले की औसत वर्षा राजस्थान के समान है या राजस्थान के बराबर है? राजस्थान के बराबर औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान के बराबर
औसत वर्षा वाला जिला है आपका अजमेर। कौन सा है? अजमेर। राजस्थान के, ये राज लिखकर बिंदी लिखता हूं, समझ जाना, राजस्थान है पूरा, ठीक है ना। तो राजस्थान के समान औसत वर्षा वाला जिला, राजस्थान के समान औसत वर्षा वाला जिला, औसत वर्षा वाला जिला, राजस्थान के समान औसत वर्षा वाला जिला है आपका अजमेर। और अजमेर में भी वर्षा कितने दिन होती है? 29 दिन। कितने दिन होती है? 29 दिन। 29 दिन होती है तो ऑब्वियसली कितने सेंटीमीटर होती होगी? 57.5 सेंटीमीटर या लगभग 58 सेंटीमीटर के आसपास ही वह यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। तो राजस्थान के समान औसत वर्षा वाला जिला है अजमेर। और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि राजस्थान में मानसून प्रवेश ही नहीं करता है और उससे पहले ही वर्षा आती है, बरसात आ जाती है, तो मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पहली बात तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश कब होता है, ये चीज भी देख लो। राजस्थान में मानसून का प्रवेश, राजस्थान में मानसून का प्रवेश लगभग 17 जून को होता है। कब होता है? लगभग 17 जून को। ठीक, अब जैसे 17 जून को मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में, और कभी कभी इससे पहले भी बरसात आ जाती है, मानसून से पहले ही बरसात आ जाती है, उसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं ना, ठीक। तो उसका कोई नाम है क्या? कोई विशेष नाम है? उसे क्या कहा जाता है? ये याद रखना है, दोगड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दोगड़ा। मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा क्या कहलाती है? दोगड़ा कहलाती है। ये हो गए वर्षा ऋतु से बनने वाले सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब लास्ट जो आखिरी जो आपकी ऋतु है, शीत ऋतु। शीत ऋतु भी पढ़ लेते हैं। आगे की जो ऋतु है वो है आपकी शीत ऋतु। वर्षा ऋतु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सब क्वेश्चन अपने 1 बाय 1 देख लिए हैं और बिल्कुल नोट्स मेकिंग आधार पर आपने देखे हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जल्दी से, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ध्यान में नहीं रहती है, याद नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार कह देता हूँ आपको कि जैसे ही आपको मौका मिले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और जब मेरे को याद आ जाता है तो मैं वैसे साइड में हट ही जाता हूँ। हाँ, ग्रीष्म ऋतु हो गई, उसके बाद अभी अभी अपन ने वर्षा ऋतु देख ली, अब है आपकी शीत ऋतु। अगली कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। शीत ऋतु, और शीत ऋतु से भी वही क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले कि शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है और खत्म कब होती है, समाप्त कब होती है। तो देखो शीत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर, मध्य दिसंबर तक यह चलती है, फरवरी तक चलती है। अक्टूबर से फरवरी तक आपकी शीत ऋतु चलती है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन इस शीत ऋतु का जो प्रारंभिक भाग है, जब हल्की हल्की सर्दी पड़ना स्टार्ट होती है, उसे शरद ऋतु कहा जाता है। और वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम शीत ऋतु को। पहला पार्ट है शरद ऋतु। शरद ऋतु, और शरद ऋतु का टाइम पीरियड है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। शरद ऋतु का समय अंतराल कितना है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक ये ऋतु रहती है। अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती है और मध्य दिसंबर तक रहती है। मध्य दिसंबर तक, देखो अक्टूबर से 15 दिसंबर के आसपास ये ऋतु रहती है, और 15 दिसंबर के बाद में आपको पता है धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगती है, ठिठुरने वाली सर्दी लगने लगती है। तो फिर प्रॉपर जो शीत ऋतु है
वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक स्टार्टिंग में जब सर्दी का मौसम आता ही है, सर्दी की ऋतु आती है और बिल्कुल हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगता है, तो उसे तो हम कहते हैं शरद ऋतु। क्या कहते हैं? शरद ऋतु। और उसका जो समय है वो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, उसे शरद ऋतु कहा जाता है। यहाँ से कुछ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले ही तो कि इस शरद ऋतु में जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है उस सर्दी को क्या कहा जाता है? शरद काल में पड़ने वाली सर्दी को क्या कहा जाता है? तो शरद काल में पड़ने वाली इस सर्दी को गुलाबी सर्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी सर्दी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए इस यहां से, शरद काल में या शरद काल की सर्दी गुलाबी सर्दी कहलाती है। गुलाबी सर्दी कहलाती है। शरद काल की सर्दी क्या कहलाती है? गुलाबी सर्दी कहलाती है। ठीक, इस शरद ऋतु में इस अक्टूबर से मध्य दिसंबर के समय अंतराल में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चला करती है। कौन सी पवनें चला करती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। और उन्हीं पवनें को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। यहां से ध्यान रखना है मित्रों, कितनी ही बार ये क्वेश्चन आ गया है, मानसून प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर की अवधि को कहा जाता है। यदि आपसे महीना पूछे तो यह परफेक्टली याद रखना, अक्टूबर से मध्य दिसंबर का जो काल है इसे ही मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चला करती हैं। ये जो समय अंतराल है अक्टूबर से मध्य दिसंबर का, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के समय अंतराल में इस समय में कौन सी पवनें? उत्तर पूर्वी पवनें चला करती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, इस समय में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चला करती है। चला करती है, ये चीज ध्यान रखना। मैं किस समय की बात कर रहा हूं? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर के समय में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चला करती हैं और इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून। जिन्हें लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मित्रों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किसे कहा जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कौन सी अवधि को, कौन से काल को, कौन से समय को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो परफेक्टली याद रखना, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के समय को ही मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चला करती है और ये जो पवनें चलती है इन्हें लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और लौटता मानसून लौट रहा है तो सीधी सी बात है, उसे ही कहते हैं कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल है ये, इसमें मानसून वापस लौटता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से हो गया, शरद ऋतु से। एक शरद ऋतु की या शरद ऋतु में जो सर्दी पड़ती है उस सर्दी को क्या कहा जाता है? तो उसे गुलाबी सर्दी कहा जाता है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है कि हम देखेंगे जब प्रारंभिक सर्दी पड़ती है, हल्की हल्की सर्दी पड़ती है, तो उस समय आसमान बिल्कुल साफ होता है, एकदम स्वच्छ होता है, नीला जग आसमान दिखता है। क्वेश्चन आता है कई बार या आपसे पूछ सकते हैं इन फ्यूचर में कि शरद काल में आसमान का साफ और स्वच्छ रहना क्या कहलाता है? शरद काल में आसमान का स्वच्छ और साफ रहना कार्तिक माह की उष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्तिक माह की उष्मा। ठीक है, देखो इधर, शरद काल में आकाश का साफ व स्वच्छ रहना, शरद काल में आकाश का साफ व स्वच्छ रहना
कार्तिक माह की उष्मा कहलाता है? कार्तिक माह की उष्मा उष्मा कहलाता है। ये ध्यान रखना, शरद काल में आकाश का साफ और स्वच्छ रहना कार्तिक माह की उष्मा कहलाता है। ये तीसरा क्वेश्चन बनता है शरद ऋतु से। ठीक है, अब मेनली शीत ऋतु। शीत ऋतु जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, दिसंबर क्या, फरवरी के मध्य पूरी की पूरी ऋतु होती है शीत ऋतु। उसमें से एक पार्ट आपने देख लिया शरद ऋतु। ठीक, अब दिसंबर के बाद में जो ठिठुरने वाली सर्दी पड़ती है, वहां से लेकर फरवरी तक की जो सर्दी रहती है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो अपने काम के हैं। ठीक, इसका पार्ट भी देख लेते हैं। प्रॉपर शीत ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु का टाइम पीरियड में यही टाइम पीरियड याद रखना है आपको, अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक, तो यहाँ टाइम पीरियड नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट शीत ऋतु से बनने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? हम सब जानते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट की वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और ये मावट बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार यहाँ से किस क्वेश्चन आए हुए हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे अब मैं आपको ये मावट की जो प्रक्रिया है, ये यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने आ गया, और हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं इसे कि शीत ऋतु में होने वाली बरसात को क्या कहा जाता है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मावट की वर्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है आपकी शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं? मावट की वर्षा कहते हैं। ठीक, ये जो मावट की वर्षा है, ये मावट की वर्षा किस कारण से होती है? तो मावट की वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। अब आप लोगों ने कितनी बार देख लिया होगा, ये जो प्रेशर बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, उनको भी बता देता हूं, शीत ऋतु में जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं? मावट की वर्षा कहते हैं। और कितनी बार क्वेश्चन आता है कि मावट की वर्षा किस कारण से होती है? तो मावट की वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। जब जब भी ये क्वेश्चन आता है कि मावट की वर्षा किस कारण से होती है, तो जो चार ऑप्शन आते हैं, उन चार ऑप्शनों में आपको या तो ये मिलेगा आंसर या फिर ये मिलेगा। ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। चार ऑप्शन में इन दोनों में से एक चीज आपको मिल जाएगी, वो करके आना है बस। अब और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफी बार पेपर दे लिया है, उनको पता है कि मावट की वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण और भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग रट तो जाते हैं कि मावट की वर्षा होने का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात। लेकिन अभी तक ये चीज समझ में आई नहीं कि अरे पश्चिमी विक्षोभ किस बला का नाम है, भूमध्य सागरीय चक्रवात किस बला को कहते हैं जिसके कारण ये मावट की वर्षा होती है। तो मैं आपको ये प्रक्रिया समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप। जैसे ये इतना सा ही बना देता हूं, आपको वैसे नजर आ जाएगा। देखो, विश्व का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये आपका विश्व का नक्शा है। हाँ, विश्व का नक्शा। अब इसमें जैसे ये एशिया यूरेशिया का जो भाग है, ये वाला यूरेशिया का भाग है। यहाँ से आपका अफ्रीका महाद्वीप,
इस तरह से, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। हाँ, लगभग यहाँ नीचे आपका अंटार्कटिका आ ही जाता है। ये हो गया आपका विश्व का नक्शा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपका यूरेशिया, यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, देखो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि भारत देश कहाँ है। एशिया महाद्वीप में भारत देश है, और ये वाला है आपका भारत, ठीक है। अब जैसे मैं इसे पूरा बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका भारत देश हो गया, ठीक है। यहां पर इस तरह से देखो, ये एक भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागर है। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर है, दिख गया होगा अब आपको कौन सा सागर है। यहां पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, यहां पर भूमध्य सागर है, ठीक है। अब देखो ये आपका देश है भारत देश, हाँ ये आपका कौन सा देश है, भारत देश है, हाँ भारत देश है, ठीक। ये जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में क्या है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है, विक्षोभ यानी कि चक्रवात, चक्रवात यानी कि तूफान, ठीक है। तो जैसे मान लो इस भूमध्य सागर में इस तरह से विक्षोभ उत्पन्न होता है, इस तरह से विक्षोभ उत्पन्न होता है। अब यहां पर क्या है, अक्सर पश्चिम से इधर पूर्व की ओर कुछ पवनें चला करती है, और इन पवनों को कहा जाता है जेट स्ट्रीम पवने। इन पवनों को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम पवने, पवनों का नाम जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं, ये कौन सी पवने हैं, गर्म पवने हैं। कैसी पवने हैं, गर्म पवने। देखो मित्रों, कभी भी कोई मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है ना, तो उसका एक रीजन होता है। पहली बात, कोई मानसूनी पवनें या तो किसी ठंडी पवनों के टकरा कर ही वर्षा करा सकती है, या फिर उसके सामने कोई अवरोधक आ जाए, कोई पर्वत आ जाए, कोई पहाड़ी आ जाए, तभी वर्षा हो सकती है, ठीक है। यदि किसी मानसूनी पवनों के सामने यदि कोई गर्म पवनें आती है, तो उस गर्म पवनों के टकराने से इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि गर्म पवनें टकराती ही नहीं है, वो मानसूनी पवनें गर्म पवनों के साथ ही आगे बढ़ जाती है। जब तक ठंडी पवनें नहीं टकराएगी मानसूनी पवनों के, जब तक बरसात नहीं होगी, या फिर वो मानसूनी पवनें किसी पर्वत के, पठार के, चट्टानों की नहीं टकराएगी, तब तक बरसात नहीं होती है। अपने को देखना है, जैसे ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो विक्षोभ उत्पन्न होने पर इधर से कौन सी पवनी आ रही है, जेट स्ट्रीम पवनी, ठीक है। इनका नाम है जेट स्ट्रीम पवनी। और जेट स्ट्रीम पवनी कैसी है, गर्म पवने हैं। ये इस दिशा से इस दिशा की ओर चलती रहती है। जैसे ही यहाँ आती है भूमध्य सागर के ऊपर, तो ये जो विक्षोभ है, विक्षोभ भी इसी के साथ आगे बढ़ने लगता है। विक्षोभ भी किसके साथ आगे बढ़ने लगता है, ये जो मानसूनी पवनें उड़ती है यहाँ से, ये इन्हीं पवनों के साथ आगे बढ़ती है। और यहाँ पर आपका भारत है, भारत में यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। ये जो पवनें हैं यहाँ पर आती है, अरावली पर्वतमाला से टकराती है, और यहीं पर भारत में क्या कर देती है, वर्षा करा देती है। भारत में क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। अब अपना क्वेश्चन है कि मावट की वर्षा किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और इसे भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहा जाता है, कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण भी मावट की वर्षा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात एक ही बात है, या लगा हुआ है बीच में। तो अब पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिम में होने के कारण इसे पश्चिमी, और विक्षोभ यानी कि इसमें उत्पन्न होने वाले विक्षोभ से ये वर्षा होती है, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। समझ गए बात को, मावट की वर्षा किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभों के
कारण। तो इसीलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और भूमध्य सागरीय चक्रवात क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर में उत्पन्न हुए चक्रवातों के द्वारा ही ये बरसात होती है, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि माउट की वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो माउट की वर्षा है, इस माउट की वर्षा को और क्या कहा जाता है? तो जो माउट की वर्षा है, इस माउट की वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। माउट की वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहा जाता है, सुनहरी बूंदे। माउट की वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे, स्वर्णिम बूंदे आदि नाम से जाना जाता है। ये जो माउट की वर्षा है, ये माउट की वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल यानी कि अभी जो बोई गई है फसलें, जैसे गेहूं, सरसों, चना, ये रबी की फसल है। तो माउट की वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। माउट की वर्षा सर्वाधिक कब होती है? कौन से महीने में होती है? तो सर्वाधिक होती है जनवरी माह में। सर्वाधिक कौन से माह में होती है? जनवरी माह में सर्वाधिक होती है। भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर में होती है। कहाँ होती है? गंगानगर में। और राजस्थान में सबसे कम होती है ये झालावाड़ में, ध्यान रखना, न्यूनतम झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर में और न्यूनतम कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन माउट की वर्षा सबसे कम झालावाड़ में ही होती है। क्यों? क्योंकि यहां से माउट की वर्षा होती होती आती है ना, तो आपको पता है राजस्थान में झालावाड़ तो यहाँ है, यहाँ आते आते लगभग ये बादल खाली हो जाते हैं, इसलिए बच्ची कुची वर्षा ही उसके वहां होती है, झालावाड़ में होती है। ठीक है, ये आपकी वर्षा ऋतु से आने वाले सभी क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, कुल मिलाकर जलवायु के आधार पर ऋतुओं को 3 भागों में वर्गीकरण किया था, 3 भागों में बांटा था। 3 प्रकार की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इनसे प्रत्येक क्वेश्चन को हमने देखा है, जो आ सकता है आया हुआ है, हर प्रकार के पॉइंट को, हर प्रकार के कंटेंट को अपने पढ़ा है। ठीक, बस गुजारिश वो एक ही है आपसे कि यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो और आप भविष्य में आप इस क्लास के साथ रहना चाहते हो, इस चैनल के साथ रहना चाहते हो, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ठीक है, बाकी ये वादा है अपना कि ज्योग्राफी आपको, संपूर्ण ज्योग्राफी इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। शायद यूट्यूब के इतिहास में पहला चैनल ऐसा होगा जहां पर पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ने को मिलेगी, सीक्वेंस से, क्रम से, टॉपिक वाइज। और ज्योग्राफी आजकल प्रत्येक एग्जाम में ज्योग्राफी से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है ये चीज। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं कहूंगा मैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।